हेलो डियर स्टूडेंट, करियर पॉइंट नामनी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद है आप बोर्ड परीक्षा के पेपर अच्छे से दे रहे होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं गणित बहुविकल्प प्रश्नों को जो 1 अंक में आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए न कोई देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए बच्चों, अध्याय 6 त्रिभुज की हम शुरुआत करते हैं। एक एक बिंदु को समझते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले देखते हैं समरूप। समरूप जैसे कि नाम में दिख रहा है समरूप। सम का मतलब क्या होता है? समान, और रूप यानी ऐसी आकृतियाँ जिनका रूप क्या होता है? समान होता है। ऐसी आकृतियाँ जिनका रूप क्या होता है? समान होता है, क्या कहलाती है? समरूप आकृतियाँ। जैसे कि मैंने आपके सामने 2 आकृति बना दिया, ठीक। इन दोनों आकृतियों को देखेंगे तो दोनों की दोनों क्या है? एक जैसे रूप वाली है, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये आकृति कौन सी है? समरूप आकृतियां हैं। एक और आकृति मैंने आपके सामने बना दी, ये वर्ग आपको दिख रहा होगा, ठीक है। दोनों का आकार क्या है? एक जैसा है, रूप एक जैसा है, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? समरूप आकृतियां, ठीक है। तो ऐसी आकृतियां जिनका रूप क्या होता है? एक जैसा होता है, क्या कहलाती है? समरूप आकृतियां, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं सर्वांग सम। सर्वांग सम क्या होता है? ठीक है, ऐसी आकृतियां जिनका रूप एवं माप दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं, कौन सी आकृतियाँ कहलाती है? सर्वांग सम आकृतियाँ कहलाती है। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में एक वृत्त बनाया जिसकी त्रिज्या मैंने रखी है 2 सेंटीमीटर, ठीक। इसी 2 सेंटीमीटर का मैंने एक और वृत्त बनाया है, ठीक है। इसकी भी त्रिज्या कितनी है? 2 सेंटीमीटर की इसकी भी त्रिज्या है, ठीक है। तो देखो इनका रूप एक जैसा है बिल्कुल, और इनका माप भी देखेंगे तो कितना है? 2 सेंटीमीटर का है, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं कि यह कौन सी आकृति है? सर्वांग सम आकृति है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मैंने एक वर्ग बनाया, ठीक है, जिसकी एक भुजा जो है वह रखी मैंने 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। फिर एक और वर्ग बनाया है, ठीक, इसकी भी भुजा कितनी रखी मैंने? 5 सेंटीमीटर की, ठीक। दोनों का रूप देखेंगे समान है, साथ में माप भी क्या है? समान है। तब हम इसको क्या कह सकते हैं कि यह भी आकृति कौन सी है? सर्वांग सम आकृति है, ठीक है। तो केवल जिनका रूप समान होता है वह समरूप आकृतियां होती है, ठीक है। रूप के साथ साथ माप भी समान होता है तो कौन सी आकृतियां होती है? सर्वांग सम आकृतियां होती है, ठीक है। एग्जाम में हमसे कुछ और भी तरीके से पूछे जा सकते हैं, जैसे कि मैं एक नोट के रूप में आपको लिखा देता हूँ। जैसे कि सभी वृत्त की बात की जाए, ठीक है, वृत्त की बात कर लें, वर्ग की बात कर लें, ठीक है, या समबाहु त्रिभुज की बात करें, समबाहु त्रिभुज की बात करें, ठीक है। सभी वृत्त हो गए, वर्ग हो गए, समबाहु त्रिभुज हो गए, ये सब आकृतियां जो होती है वह कौन सी होती है? समरूप आकृतियां होती है। कैसी आकृति होता है? समरूप आकृतियां होती है। सभी के सभी वृत्त, सभी वर्ग, सभी समबाहु त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं, ठीक है। अगर थोड़ा सा चेंज आ जाए, जैसे कि मैं कहूँ कि वृत्त तो होना चाहिए, वृत्त तो होना चाहिए समान त्रिज्या का, कैसा होना चाहिए? वृत्त समान त्रिज्या वाला, ठीक है। या वर्ग अगर हो समान भुजा वाला का, समान भुजा वाला, ठीक है। या फिर हो जाए कौन सा? समबाहु, समबाहु जिसमें भी क्या हो? भुजाएं, भुजाएं क्या हो? समान हो, भुजाएं भी क्या हो? समान हो। तो ऐसी की ऐसी सब आकृतियां जो होती है वह क्या कहलाती है? सर्वांग सम। कौन सी आकृति कहलाती है? सर्वांग सम, ठीक है। इस चैप्टर में आपसे पूछा जाएगा समरूप एवं सर्वांग सम के बारे में, यह महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। तो अगर ऐसा पूछ ले सभी वृत्त, वर्ग, समबाहु त्रिभुज, तो क्या कहेंगे? समरूप। लेकिन ऐसा आ जाए वृत्त के साथ में त्रिज्या आ जाए, वर्ग के साथ में समान भुजा आ जाए, समबाहु त्रिभुज के साथ में समान भुजा आ जाए, तो ऐसे में हम उसको क्या कहते हैं? सर्वांग सम। वृत्त, वर्ग, समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। लेकिन समान त्रिज्या वाले वृत्त सर्वांग सम होते हैं, समान भुजाओं वाले वर्ग सर्वांग सम होते हैं, समान भुजाओं वाले समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। इस बात को भी हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखिए, ठीक। अब त्रिभुज की समरूपता के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या है? त्रिभुज। क्या है चैप्टर का नाम हमारा? त्रिभुज। त्रिभुज की समरूपता यानी इनका रूप, किन किन त्रिभुजों का रूप समान होता है, ठीक है। इसकी कुछ प्रमेय हैं, उन प्रमेयों पर हम कुछ डिस्कस करेंगे। प्रमेय से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। पहले प्रमेय को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, क्या दिया है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, ठीक है, तो ये त्रिभुज है आपके सामने, इसकी कोई सी भी एक भुजा ले लेते हैं, जैसे कि अभी हमने ये भुजा ले ली। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, इस भुजा के समांतर, ये भुजा है तो इसके समांतर हमने एक और भुजा खींच दी,
ठीक है। समांतर अन्य दो भुजाओं पर प्रतिच्छेद करने वाली, हाँ बिल्कुल प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद करने वाली रेखा खींची जाए, रेखा खींची जाए। ठीक है, क्या कहा, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा खींची जाए। ठीक है, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। ये दोनों भुजाएं क्या होती है, एक ही अनुपात में होती है। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, बीसी के समांतर मैंने एक रेखा खींच दी है, इसको नाम हम दे देते हैं, क्या नाम दे दिया, डी ई। ठीक है, अगर हम समांतर रेखा खींचेंगे तो ये भुजाएं दोनों जो हैं, प्रतिच्छेद जिस पर कर रही है हमारी समांतर रेखा, यह समान अनुपात में विभक्त हो जाती है। इसके बटे में ये जो अनुपात आएगा, इसके बटे में यह अनुपात जो आएगा वह क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में। चलो आप इसको थोड़ा अच्छे डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे मेरे कहने का अर्थ है, यदि बी सी के समांतर हमने एक रेखा खींच दी है, कौन सी, डी ई। बी सी के समांतर कौन सी रेखा खींची है, डी ई। तो समांतर रेखा खींचते हैं तो अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी, ए बी और ए सी क्या हो जाती है, समान अनुपात में बढ़ जाती है। समान अनुपात यानी कि ए डी के बटे में क्या आएगा, डी बी, ए ई के बटे में क्या आएगा, ई सी। आ रही बात समझ में। अगर दो भुजाएं समांतर होती है तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या था, समान। इस भुजा के बटे में ये वाली भुजा समान होगी इस वाले अनुपात की। समान अनुपात है इसलिए बोलते हैं समानुपाती कहा जाता है। ठीक है, देखो और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं एग्जाम में, ये वाला वस्तुनिष्ठ में भी आ सकता है और कभी कभी 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या दिया है उदाहरण के अंदर, डीई, ये रही डी, समांतर है बीसी के, दिख रही है समांतर है, डीई बीसी के क्या दिख रही है हमें, समांतर दिख रही है। ठीक है, बिल्कुल आगे देखते हैं। जब ये दोनों समांतर है तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समान। देखेंगे अपन 1.5 कितना बन गया है, 3, यानी यहाँ पर देखा जाए तो डबल है, तो हमारा उत्तर भी क्या आ जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा, डबल, और उत्तर कितना प्राप्त हो जाएगा, 2। ठीक है, ये 1.5 है तो इसका डबल 3, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 1 का डबल 2, तो हमारा उत्तर क्या प्राप्त हो जाएगा, 2। इस प्रकार का प्रश्न हमें वस्तुनिष्ठ में पूछा जा सकता है, इसको भी हम ध्यान रखेंगे। चलिए बच्चों, अब हम प्रमेय 6.2 को समझ लेते हैं। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, जैसे कि हमें दिख रही है एक यह रेखा है और यह त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। जैसे मैं कहूँ, यदि अगर हमें दे रखा है ए डी के बटे में डी बी, ठीक, और यह बराबर करती है किस अनुपात के, ए ई के बटे में ई सी, ए ई के बटे में ई सी। ठीक है, एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। कौन समांतर होती है, वह रेखा। तो हम कह सकते हैं कि दो भुजाएं, ठीक है, एक दूसरे के समांतर हो जाती है, यानी कि डी ई जो हमने रेखा खींची है वह बी सी भुजा के क्या हो जाएगी, समांतर। यानी प्रमेय 6.1 के विपरीत हो जाएगा। प्रमेय 6.1 क्या थी, समांतर होती है, ठीक है, समांतर होती है तो भुजाएं क्या होती है, समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। समांतर होती है तो भुजाएं समान अनुपात में विभक्त हो जाती है। समान अनुपात में विभक्त हो जाती है तो वह दोनों के दोनों क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती है। इस बिंदु को भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक, प्रमेय 6.3 को देखते हैं क्या दिया है। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, संगत कोण का अर्थ यह है कि इधर बनने वाला कोण 60 डिग्री है तो इधर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का हो रहे हैं संगत कोण बराबर, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। जैसे कि अगर हम इस त्रिभुज की बात करें और इस त्रिभुज की बात करें तो इनके संगत कोण बराबर है। ये 60 डिग्री है और ये भी कितना डिग्री है, 60 डिग्री। संगत कोण बराबर है, बिल्कुल, जितना कोण बी बना रहा है उतना ही कोण बना रहा है कोण क्यू बना रहा है। ठीक, और कौन से संगत कोण बराबर है, यह कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 40 डिग्री का, किस पर, सी पर, और आर पर भी कितना बन रहा है, 40 डिग्री का। सी कोण और आर कोण दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। सी कोण और आर कोण दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, ये संगत कोण, इस त्रिभुज का संगत कोण, इस त्रिभुज के संगत कोण, ये दोनों संगत कोण क्या है, आपस में बराबर। अच्छा, तीसरा संगत कोण बराबर हो सकता है क्या, देख लेते हैं। यदि किसी त्रिभुज के दो संगत कोण अन्य त्रिभुज के दो संगत कोण के बराबर होते हैं तो तीसरा वाला कोण भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, चलो चेक भी कर लेते हैं। 60 और 40 कितना हो गया, 100, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। 180 में से तो 100 हो गया है, बचा कितना डिग्री, 80 डिग्री। यह भी कितना है, 100, बचा कितना, 80 डिग्री। ठीक है, तो दो संगत कोण बराबर हों, ठीक है, या तीनों संगत कोण बराबर हो, एक ही बात है।
तो ऐसी स्थिति में भुजाएं भी क्या होती है, समान अनुपात में होती है। तो हम कह सकते हैं भुजाएं भी क्या होती है, समान अनुपात में। जैसे कि ए बी, ठीक है, अनुपात में होगा किसके, पी क्यू के, ठीक, बी सी अनुपात में होगा किसके, क्यू आर के, एवं ए सी किस भुजा के, पी आर के, ठीक है। यह सभी आपस में क्या होंगी, समान अनुपात में होंगी। अगर संगत कोण बराबर हैं तो भुजाएं भी क्या होगी, समान अनुपात में होगी। और ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हैं, समरूप हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, कौन कौन से दो त्रिभुज समरूप हैं, ठीक है, यह वाला और यह वाला। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, यह संगत कोण इस कोण के बराबर है, तो पहले इधर क्या आया, ए, तो इधर पहले क्या आया है, पी, 60 डिग्री, 60 डिग्री बी और क्यू, तो हम इधर बी लिखेंगे, उधर क्या लिखेंगे, क्यू, बच गया है सी, इधर बच गया है आर। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे, ठीक है। अगर आप समरूप लिख रहे हैं और भुज शीर्ष जो हैं उनको आगे पीछे लिखेंगे तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले वाले त्रिभुज का हर एक कोण दूसरे वाले त्रिभुज के हर एक कोण, और कोण भी कैसा होना चाहिए, संगत कोण। अगर संगत कोण आपस में क्या है, बराबर हैं, तब त्रिभुज दोनों क्या होते हैं, दोनों त्रिभुज क्या होते हैं बताइए, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप। ये चिन्ह कौन सा है, समरूप का है। इस बात को आप ध्यान रखिए, ठीक है। और इस प्रमेय 6.3 को अन्य नाम से भी जाना जाता है। अन्य नाम से क्या जाना जाता है, ए, यानी कि पहले वाले त्रिभुज के तीनों एंगल दूसरे वाले त्रिभुज के तीनों एंगल के क्या है, बराबर है। इसलिए हमें क्या कहते हैं इसको, ए कसौटी, या फिर ए कसौटी भी क्या कहा जाता है, ए ट्रिपल ए कसौटी या डबल ए कसौटी भी हम कहते हैं इस प्रमेय को, ठीक है। इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक। अगली प्रमेय पे चलते हैं, प्रमेय 6.4, ठीक है। चलो 6.4 प्रमेय को पढ़ते हैं। क्या दिया, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजा इसकी भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजा इस त्रिभुज की भुजा के समानुपाती यानी समान अनुपात में हो। जैसे ये कितना दिया है 3, तो यह क्या है 6, देखा जाए तो क्या हो गया, डबल हो गया। ये कितना दिया है 4, यह कितना है 8, देखा जाए तो ये भी क्या हो गया, डबल हो गया। ये कितना है 5, ये कितना है 10, देखा जाए तो यह भुजा भी क्या होगी, डबल होगी। यानी देखा जाए तो यह क्या हो रहा है, हर एक भुजा यह भुजा का डबल किया जाए तो हर एक इसकी भुजा प्राप्त हो रही है, यानी अनुपात क्या है, समान है। तो इनके संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और इन दोनों त्रिभुजों को क्या कहा जा सकता है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है, ठीक है। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि ए बी भुजा पी क्यू के साथ जो अनुपात बनाती है वह बराबर होगा बी सी किसके साथ बना रही है, क्यू आर का जो अनुपात है वह बराबर होगा किसके, ए सी भुजा किसके साथ अनुपात हो रहा है, ए सी का पी आर के साथ, ठीक है। ऐसे में सबका अनुपात आपस में क्या हो रहा है, बराबर। ए बी कितना था 3, ठीक है। पी क्यू कितना था, पी क्यू को देखो आप, पी क्यू कितना था 6, यानी 3 एकम 3, 3 दूना 6। क्या अनुपात आ रहा है सबका, 1/2 1/2 1/2। यह अनुपात हमें प्राप्त होगा। यहाँ पर देखा जाए तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या है, समान है। सभी का क्या है, अनुपात समान है। तो हम कह सकते हैं कि संगत कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर। पहले ए आया तो ए संगत कोण बराबर होगा किसके, पहले कोण आया पी तो पी के, ठीक है। फिर कोण आया बी किसके संगत कोण बराबर होगा, क्यू के, ठीक है। तथा फिर सी किसके कोण के बराबर होगा, सी का संगत कोण आर के बराबर होगा। अब जब दोनों भुजाएं समान अनुपात में हो, कोण भी क्या हो, आपस में बराबर हो, तब दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप। दोनों त्रिभुज यानी कौन कौन सा त्रिभुज है, पहला त्रिभुज क्या है, ए बी सी, जिस क्रम में है उसी क्रम में लिखना है आपको, ए बी सी। इधर से ए बी सी लिया और इधर से क्या लिखना है, पी क्यू आर, क्रम ऐसा ही चलने देना। और यह क्या है, समरूप है। इस बात को हम समझे हैं, ठीक है। इस त्रिभुज की हर एक भुजा इस त्रिभुज की हर एक भुजा के समान अनुपात में है, इसलिए इस नियम को क्या कहते हैं, एस एस एस। इसकी हर एक साइड के क्या है, समानुपात है, इसलिए इस नियम को क्या कहा जाता है, एस एस एस, समरूपता कसौटी भी इसे कहा जाता है, ठीक है। अगली प्रमेय देखते हैं हम हमारी, ठीक है। अगली प्रमेय है 6.5, ठीक है। अगली प्रमेय कौन सी है, 6.5, उसको भी समझ लेते हैं। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज का एक कोण के बराबर है, देखिए है बराबर, बिल्कुल। तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, इन कोणों को अंतर्गत का मतलब क्या होगा, इसके बीच में आ रहा है कोण, तो यदि दो त्रिभुजों का कोण बराबर हो, ठीक है,
और इंतर्गत करने वाली जो हैं भुजाएं वो भी क्या हो, समानुपात में। देखो समानुपात में हो रही, 3 का डबल 6, बिल्कुल। 4 का डबल भी कितना हो रहा है, 8 हो रही है समानुपात में, बिल्कुल। तो कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप। कोण एक जैसा आना चाहिए और इसके संलग्न भुजाएं जो हैं उनका अनुपात भी क्या आना चाहिए, समान। 3 का 6 के साथ देखेंगे डबल हो रहा है, 4 का 8 के साथ देखेंगे डबल हो रहा है। भुजाओं का अनुपात भी क्या है, आपस में समान है। ठीक है, तो ऐसे में ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप। कौन से त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे, ए बी सी, और कौन सा त्रिभुज है, पी क्यू आर। ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, और देखा जाए तो इसको अन्य नाम से क्या जाना जाता है, दोनों साइड के बीच में एंगल, दोनों साइड के बीच में एंगल, तो इसे कहा जाता है दोनों साइड के बीच में एंगल, एस 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 ए एस, समरूपता कसौटी। यानी किसी दो त्रिभुजों में दो भुजाओं और बीच का कोण क्या होता है, अन्य त्रिभुज की दो भुजाओं और बीच के कोण के क्या होता है, समान होता है। तब हम दोनों त्रिभुजों को क्या कह सकते हैं कि वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति, उसको शुरू करते हैं। देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न कैसे इसके अंदर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति। आप सोच रहे होंगे निर्देशांक क्या होते हैं, तो देखिए हमने यहाँ पर अक्षों को दो भागों में बांट रखा है, एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के साथ जो भी बिंदु अपनी स्थिति को दर्शाते हैं उसे क्या कहते हैं, हम निर्देशांक कहते हैं। जैसे एक्स बिंदु पर कोई एक्स अक्ष पे कोई बिंदु हो, वाई अक्ष पे कोई बिंदु हो, या इनके बीच में कोई बिंदु हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, निर्देशांक कहते हैं। वह दर्शाता है कि वह किस स्थिति में है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा एक बिंदु x पर 3 पर है और y पर कितना है, 4 पर है, तो इसका निर्देशांक कितना हो गया, 3,4। ठीक है, एक और देख लेते हैं, x अक्ष पर अगर कोई बिंदु -2 है, ठीक है, और y पे कितना है, 5 पर है, तो निर्देशांक क्या हो गया, -2,5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और यहाँ पर देख लीजिएगा, पहला वाला जो x होता है और बाद वाला कौन होता है, y। पहला वाला x होता है, ठीक है, और इसे कहा जाता है भुज। क्या कहा जाता है, भुज। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, जैसे हमने पूछ लिया 3, 4 में भुज कौन है, तो भुज होता है x वाला, यानी कौन आएगा, 3। -2, 5 में भुज कौन है, तो पहला वाला जो होता है वो x क्या होता है, भुज। दूसरा वाला जो है उसे कहा जाता है कोटि। क्या कहा जाता है दूसरे वाले को, कोटि कहा जाता है। y को कहा जाता है कोटि, x को कहा जाता है भुज। y यहाँ पर कौन है, 4, तो 4 क्या हो गया, कोटि। 5 क्या हो गया, कोटि। तो भुज और कोटि हमसे पूछा जाता है, पहला वाला भुज दूसरा वाला कोटि, पहला वाला भुज दूसरा वाला कोटि। ठीक है, तो निर्देशांक समझ लिए हमने, भुज और कोटि समझ लिए हमने। आगे बढ़ते हैं, एक्स अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। किस अक्ष पे निकालना है, एक्स अक्ष पर। तो देखो एक्स अक्ष पर बिंदु निकालना है तो एक्स तो होता है, क्या एक्स अक्ष पे वाई हो सकता है, नहीं, वाई तो क्या होता है, ऊर्ध्वाधर होता है। ठीक है, तो एक्स अक्ष पे वाई नहीं होता है, तो क्या होता है, एक्स अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक x, 0 होते हैं। उसी प्रकार से देखा जाए, y अक्ष पर बिंदु निर्देशांक पूछा है, y अक्ष पर x होगा क्या, नहीं होगा, तो x की जगह क्या लिखेंगे, 0, और y की जगह y का मान रखेंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो x अक्ष पर बिंदु निर्देशांक क्या होते हैं, x, 0, y अक्ष पर बिंदु निर्देशांक क्या होते हैं, 0, y। इस बात को हम ध्यान रखेंगे, निर्देशांक के बारे में ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, दूरी सूत्र को देख लेते हैं। दूरी सूत्र से हमें दो तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कैसे, दो बिंदु P और Q के बीच की दूरी, दो बिंदु हैं उनके बीच की दूरी हमें निकालनी है, P दे रखा है, Q दे रखा है, और इनके बीच की दूरी यानी कि डिस्टेंस हमको निकालना है। दूरी निकालना है तो दूरी का सूत्र होता है क्या, रूट के अंदर, ठीक, दूरी का सूत्र क्या होता है, रूट के अंदर क्या, ब्रैकेट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, फिर से देखिएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, पहला बिंदु x1 y1, दूसरा बिंदु x2 y2, इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो दूरी का सूत्र क्या होता है, रूट ब्रैकेट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x वाले में से x वाले को ही घटाइएगा, y वाले में से y वाले को घटाकर उनका स्क्वायर करके करना होता है, जोड़ करना है। ठीक है, उसी प्रकार से हमें बिंदु दे रखा है P x y की मूल बिंदु को क्या लिखा जाता है, 0, 0। देखिए, यह जहाँ पर x और y आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उसे कहा जाता है मूल बिंदु। क्या कहा जाता है, मूल बिंदु। और मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो कितना होता है, x भी यहाँ पर क्या होता है, 0, और y भी क्या होता है, 0। इसलिए मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, 0, 0। हमें पूछा है मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी निकालनी है तो दूरी का सूत्र होता है रूट के अंदर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, मूल बिंदु से दूरी का सूत्र रूट के अंदर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, तो दूरी सूत्र दोनों ही याद रखिएगा, दोनों में से एक एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, विभाजन सूत्र को समझ लेते हैं। दो बिंदु a x1 y1, ए कितना दिया है, x1
y1 और b x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड, इन दोनों को हमने क्या करा, जोड़ दिया। रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में, ये एक बिंदु है जिसने दोनों को बांट दिया है, m1 में और m2 इस अनुपात में बांट दिया है। विभक्त करने वाले बिंदु इस P के x और y के निर्देशांक हमको निकालने हैं। तो दो बिंदुओं को विभक्त करने वाले बिंदु, जिसको हम क्या बोलते हैं, विभाजक बिंदु, इसके हम निर्देशांक निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिएगा x कैसे निकालना है और y कैसे निकालना है, दोनों ही आपको दिखा देते हैं। ठीक, तो x निकालने का आसान सा तरीका है, याद रखने का तरीका है क्या, mx अपॉन में m क्या कहा मैंने, mx अपॉन में m 12 21 12, क्या कहा मैंने, 12 21 12। उसी प्रकार से y का भी बहुत आसान है, my अपॉन में m साथ में क्या लिखेंगे, 12 21 12, और क्या कौन सा चिन्ह लगाना, जोड़ का। दोनों में क्या करना है, जोड़ के सूत्र लगाना है। यहाँ से x का मान प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से y का मान प्राप्त हो जाएगा। इसे कहते हैं विभाजन सूत्र, जिसकी वजह से कोई भी रेखाखंड दो भागों में विभाजित हो जाता है। आगे बात करते हैं मध्य बिंदु के बारे में। ठीक, जैसे कि बिंदुओं P क्या दे रखा है, x1 y1, बिंदु P कितना दिया है, x1 y1, और Q x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड, इन दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड पी क्यू का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु किसे कहते हैं, वह जो दोनों के बीचों बीच स्थित होता है, दोनों से क्या होता है, बीचों बीच स्थित होता है। ये वाला जो बिंदु होता है, यह P से और Q से क्या होता है, समदूरस्थ होता है। और इस मध्य बिंदु यानी कि x और y के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, x को निकाला जा सकता है x1 x2 दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, y को भी इसी प्रकार से y1 y2 दोनों को जोड़ करके 2 से भाग। यह मध्य बिंदु का सूत्र हो गया, विभाजन हो गया, दूरी सूत्र हो गया। अच्छा बच्चों, अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि मैंने जो मेहनत की है वो आपके काम के लिए या आपके काम आएगी, एग्जाम में आते हैं इससे संबंधित, तो ज़रूर कमेंट में यस कीजिएगा अगर आपको समझ में आ रहा है तो, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो उससे मैं और भी ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा, और भी ज़्यादा आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। है 8 त्रिकोणमिति परिचय, इसे हम शुरू करते हैं। इससे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं रहती है। ठीक है, त्रिकोणमिति परिचय को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे समकोण। ठीक है, क्योंकि पूरे त्रिकोणमिति के अंदर उपयोग होता है कौन सा त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज वह होता है जिसका एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, यहाँ पर 3 चीज़ें होती है, कौन कौन सी, एक तो होता है कर्ण, लंब एवं आधार। ठीक है, 3 चीज़ें होती है, लंब होता है, कर्ण होता है और आधार होता है। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सर कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है। बहुत ही आसान शब्दों में आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जो 90 डिग्री होता है उसके सामने वाली जो तिरछी रेखा होती है वह कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। 90 डिग्री के सामने वाली तिरछी रेखा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। ठीक, अब लंब और आधार क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ये मान लेते हैं कि ये सीधी रेखा है तो यह लंब होगी, यह आड़ी है तो हर बार आधार होगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जहाँ कोण बनता है उसके सामने लंब होता है। जैसे कि मैं इस समकोण त्रिभुज में ए पर कोण बना दूं। ठीक है, ए पर अगर कोण बनाऊंगा तो लंब कहाँ हो जाएगा, इसके सामने वाला, यह लंब हो जाएगा। ए पर कोण बनाए तो सामने वाला क्या हो गया, लंब, बचा हुआ क्या हो गया, आधार। ठीक है, तो जहाँ कोण बनता है उसके सामने वाला लंब, लंब को एल से लिखूंगा तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो जहाँ कोण बनता है उसके सामने वाला लंब, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, बचा हुआ क्या होता है, आधार होता है। बचा हुआ क्या होता है, आधार होता है। ठीक, लेकिन अगर कोण अपनी स्थिति बदल दे, जैसे कि अब कोण ए पे ना रहते हुए कहाँ बन जाए, सी पर बन जाए। कोण कहाँ बनाया अब मैंने, सी पर बनाया, तो 90 डिग्री के सामने वाला तो कर्ण ही रहता है, लेकिन जहाँ कोण बनता है वहाँ उसके सामने क्या आता है, लंब। ठीक है, ये रेड से बनाया कोण तो इसके सामने वाला लंब, इसको ध्यान रखिए। यहाँ ब्लैक पेन से मैंने कोण बनाया तो इसके सामने वाला लंब। लंब अपनी स्थितियाँ बदलता रहता है, और बचा हुआ जो जगह मिल गई वो किसके लिए हो जाती है, आधार के लिए। सी पर कोण है तो ये लंब है, ये आधार है। ए पर कोण है तो यह लंब है और यह आधार है। तो यह समकोण त्रिभुज आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, जहाँ समकोण त्रिभुज आ जाता है वहाँ पर कौन सी प्रमेय आती है, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे, आपकी बहुत काम में आएगी। त्रिकोणमिति का यह पार्ट 8 जो है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय से पूरी की पूरी प्रश्नावली 8.1
हल होती है। इसलिए यह सूत्र आप अच्छे से याद करेंगे तो आपके सवालों को करने में भी आसानी होगी। चलो और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब त्रिकोणमिति परिचय को आगे शुरू करते हैं। तो त्रिकोणमिति फलन को 6 भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब 6 भाग कौन कौन से आप सोचेंगे, तो 6 भाग है, पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, ठीक, साइन कॉस टेन। फिर कौन आता है, कोसेक, सेक, कॉट, ठीक। कौन कौन सी 6 परिमिति होती है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ठीक है। इसी क्रम को याद रखिए, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। अच्छा, इस क्रम को याद रखने से आपको क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक शब्द लिखा है LAL यानी कि लाल, KKA यानी कि कक्का। इसको कहा जाता है लाल बटे कक्का। क्या कहा मैंने, लाल बटे कक्का। अब इससे क्या होगा, जो हमने परिमिति लिखी है उनको इसी क्रम से लिख दीजिए, साइन कॉस टेन, ये लिखा मैंने, साइन कॉस टेन, ठीक, साइन कॉस टेन। अगला क्रम क्या आएगा, कोसेक सेक कॉट, कोसेक सेक कॉट, ठीक। अब ऐसा करने से हुआ क्या वो समझिएगा, ठीक है। साइन जो होता है वह किसका विपरीत होता है, कोसेक का। साइन किसका विपरीत होता है, कोसेक का। इसलिए हम कह सकते हैं साइन का सूत्र क्या होगा, 1 बटा कोसेक। साइन का सूत्र क्या हुआ, 1 बटा कोसेक। उसी प्रकार से कह सकते हैं कोसेक का विपरीत कौन हुआ, साइन। तो कोसेक का सूत्र क्या है, होगा 1 बटा साइन, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कोस का विपरीत कौन होगा, सेक, यानी सूत्र क्या बन जाएगा, 1 बटा सेक। और सेक का सूत्र क्या हो जाएगा, 1 बटा कोस, ठीक। टेन का सूत्र क्या हो जाएगा, 1 बटा कोट, 1 बटा कोट। और कोट का सूत्र क्या हो जाएगा, 1 बटा टेन, ठीक है। हमें लाल बटे कक्का को अच्छे से याद कर लेना है, जिससे हमें यह 6 परिमिति आसानी से याद हो जाएगी। साइन क्या होता है, 1 बटे कोसेक, कोसेक का सूत्र 1 बटा साइन, कोस का सूत्र 1 बटा सेक, सेक का सूत्र 1 बटा कॉस, टेन का सूत्र 1 बटा कॉट, कॉट का सूत्र 1 बटा टेन, ठीक है। तो यह 6 परिमिति आसानी से हमें लाल बटे कक्का से ज्ञात हो जाएगी, ठीक। इसके अलावा भी यह लाल बटे कक्का से बहुत सारी चीज़ें याद हो सकती है, जैसे कि कौन कौन सी परिमिति बताई मैंने, साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, ठीक है। ये क्रम नहीं बोलना, साइन कॉस टेन, फिर क्या आता है, कॉसेक सेक कॉट, ठीक। साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट, यह जो क्रम है इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक। अब इससे 6 और सूत्र याद हो सकते हैं। अच्छा, 6 सूत्र कैसे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, लंब एल से लिख रखा है, कर्ण। कोस का सूत्र क्या होगा, आधार बटे कर्ण, बोलती जाए साथ साथ में, कोस का सूत्र क्या होगा, आधार बटे कर्ण। आगे बढ़ते हैं, टेन, टेन का सूत्र क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। उसी प्रकार से कोसेक का है, तो कोसेक का है तो नीचे से लिखिएगा, कोसेक का सूत्र क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। सेक का सूत्र क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और कोट का सूत्र क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ठीक है। तो लाल बटे कक्का हम हिंदी मीडियम वालों के लिए लाल बटे कक्का बहुत ही यूज़फुल हुआ। इससे हमें 6 और 6 कितने सूत्र याद होंगे, 12 सूत्र याद हो गए, ठीक है। इसी प्रकार से CBSE वाले बच्चों के लिए होता है, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद बोलो हर हर भोले, ठीक है। अगली बात समझ में, क्या बोला, बोलो हर हर भोले, हर हर भोले। ये होता है किसके लिए होता है, ये CBSE वालों के लिए होता है, पंडित बद्री प्रसाद बोलो हर हर भोले, ठीक है। अब CBSE के बच्चे नहीं, इसलिए मैं आपको इसमें डिटेल में नहीं समझाऊंगा। चलिए बच्चों, अब हम त्रिकोणमिति अनुपात यानी कि साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट, इनके मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। और मैं आपको बहुत आसान तरीके से मान को याद करना सिखाऊंगा, ठीक है। कैसे मान ज्ञात करने हैं, कैसे इसको हम एग्जाम में याद रखें, ठीक है। तो मैं आपको एक छोटी सी हिंट देता हूँ, उसको समझिएगा। आपको केवल साइन के और टेन के मान ज्ञात कर लेने हैं, ठीक है। साइन का मान कैसे याद करेंगे, साइन का बहुत आसान है, 0 1 बटा 2 1 बटा रूट 2 रूट 3 बटा 2 1, ठीक है। कितना है साइन का मान, 0 1 बटा 2 1 बटा रूट 2 रूट 3 बटा 2 1। साइन 0 1 बटा 2 1 बटा रूट 2 रूट 3 बटा 2 1। साइन का 0 1 बटा 2 1 बटा रूट 2 रूट 3 बटा 2 1, ठीक है। इसे आप अच्छे से दोहराइएगा, बार बार दोहराएंगे आपको यह साइन का मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार हमें टेन का याद कर लेना है, टेन का कितना होता है, ठीक, उसको देखिएगा, 0 1 बटा रूट 3 1 रूट 3 अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक।
क्या होता है टेन का? 0 1/√3 1 √3 अपरिभाषित, 0 1/√3 1 √3 अपरिभाषित, टेन का 0 1/√3 1 √3 अपरिभाषित। ठीक, अगर आपको साइन और टेन के मान अच्छे से याद हैं तो आप बाकी मानों को बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? ध्यान से देखिए। साइन का क्या था? 0 1/2 1/√2 √3/2 1। ठीक है, तो कोस का मान याद करना है तो वही साइन का मान पीछे से लिख देंगे। क्या याद करा था? 0 1/2 1/√2 √3/2 1। देखिए कितना सिंपल है। साइन का जो मान है उसको पीछे की तरफ से लिख दिया। 0 1/2 1/√2 √3/2 1, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। तो हमें किसका मान प्राप्त हो गया? कोस का मान प्राप्त हो गया। ठीक, याद क्या करना है? साइन और टेन को। ठीक, टेन का क्या था? 0 1/√3 1 √3 अपरिभाषित। क्या था टेन का? 0 1/√3 1 √3 अपरिभाषित। और कोट का ज्ञात करना है। हम जानते हैं लाल बटे कक्का में टेन और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो आप इसको भी क्या करेंगे? विपरीत लिख देंगे। पहले क्या था? 0, फिर क्या था? 1/√3, फिर 1 √3 अपरिभाषित। ठीक, अपरिभाषित। 0 1/√3 1 √3 अपरिभाषित, 0 1/√3 1 √3 अपरिभाषित। ठीक है, याद कौन सा था? साइन और टेन। इससे हमने कितनी? 4 सर्व समीकरणों को ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब बची हुई हैं उनको भी ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, अब देखिएगा ध्यान से, लाल बटे कक्का को देखिएगा। साइन के उल्टे मान किसके होते हैं? कोसेक के। साइन को अगर पलटा दिया जाए तो क्या प्राप्त हो जाता है? कोसेक। साइन को पलटा देते हैं। ठीक है, 0 बटे में कुछ नहीं है तो 1, इसको पलटाओगे तो क्या हो जाएगा? 1/0। इसको पलटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 2/1। इसको पलटाएंगे तो क्या आएगा? √2/1। इसको पलटाएंगे तो क्या आएगा? 2/√3। और इसके बटे कुछ नहीं तो 1। इसको पलटाएंगे तो क्या आएगा? 1/1। ठीक है, साइन जो होता है लाल बटे कक्का के हिसाब से साइन का विपरीत कोसेक, कोसेक का विपरीत साइन। विपरीत का मतलब होता है उसको ऊपर नीचे करना है। ठीक है, तो कोसेक का मान अगर लिखनी है, टेबल बनानी है, तो साइन को क्या कर दीजिए? जो मान दिए हैं उन्हें पलटा पलटा कर लिख दीजिएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। 0 की टेबल में कभी 1 आएगा नहीं, इसलिए हम क्या लिखेंगे? इसको अपरिभाषित। ठीक है, और इसी प्रकार से 2 में बटे में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। अब बचा कौन? सेक। सेक कैसे निकलेगा? लाल बटे कक्का में अभी हमने क्या देखा? कॉस जो होता है उसका विपरीत कौन होता है? सेक। सेक का मान कैसे निकलता है? 1/कोस। ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के विपरीत। देखिए लाल बटे कक्का कितना इंपॉर्टेंट है। 6 सूत्र ये 12, और यहाँ पर भी त्रिकोणमितीय अनुपात में भी अपनी कितनी भूमिका निभा रहा है। ठीक है, तो सेक लाल बटे कक्का में किसका उल्टा होता है? कॉस का। इसके बटे कुछ नहीं तो 1, इसके बटे कुछ नहीं तो 1। इन सबको पलटा दीजिए। 1/1, इसको पलटाएंगे 2/√3, इसको पलटाएंगे √2/1, इसको पलटाएंगे 2 ऊपर और 1 नीचे, इसको पलटाएंगे 1 ऊपर और 0 नीचे। 0 की टेबल में कभी भी 1 नहीं आएगा, इसलिए हम क्या लिखेंगे? इसको अपरिभाषित। इस तरीके से हमारी यह त्रिकोणमितीय अनुपात की टेबल प्राप्त होगी। साइन के और टेन के मान अच्छे से आप दोहराइएगा, आसानी से याद हो जाएगी। कम से कम 15 बार इसको दोहराइएगा, आपके दिमाग में यह चीज़ बैठ जाएगी। उससे बाद यह टेबल आसानी से बना पाएंगे। ठीक, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण की बात करते हैं, अगला टॉपिक हमारा। ठीक है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण में कुछ छोटे छोटे से सूत्र हैं जो सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और एग्जाम और एमपी बोर्ड का सबसे फेवरेट जो है क्वेश्चन है वह है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1। क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1। यह एग्जाम में बहुत बार आया है, लेकिन अब क्या है, अगर आपका पेपर टफ आता है तो थोड़ा सा टफ बनाने के लिए क्या कर सकता है? साइन स्क्वायर का अकेला का सूत्र पूछ लेता है, जो क्या होता है? प्लस का कोस स्क्वायर उधर जाएगा तो 1 तो था ही सही, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, उसी प्रकार से कॉस स्क्वायर को अकेला छोड़ दें तो प्लस का साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो 1 के साथ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कभी कभी इजी पेपर ना होते हुए टफ आ जाता है तो इस तरीके से पूछ सकता है। हमें तो केवल एक याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1। साइन स्क्वायर का पूछे तो कॉस स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, कॉस स्क्वायर का पूछे तो साइन स्क्वायर को उधर भेज दीजिएगा। ठीक है, तो पहला सूत्र आप याद रखिएगा। दूसरा क्या सूत्र होता है जो महत्वपूर्ण है? 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। लेकिन 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में क्या आएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 सूत्र को याद रखिएगा, चौथा और पांचवा। एक है tan थीटा का, दूसरा क्या है? cot थीटा का। tan थीटा का सूत्र होता है साइन बटा कॉस। क्या होता है tan थीटा का सूत्र? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। cot थीटा का इसका विपरीत कॉस थीटा बटे साइन थीटा, क्योंकि साइन
टेन और कोट क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। साइन बटा कोस को उल्टा कर देंगे, कोस बटा साइन। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आपको, बहुत मज़े भी आ रहे हैं, समझ में भी आ रहा है, तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, कमेंट में यस जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए बच्चों, अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें से एक नंबर का प्रश्न कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसको भी हम ध्यानपूर्वक देखते हैं, इसका सॉल्यूशन, इसको समझते हैं आसानी से चित्र के माध्यम से। अच्छा, ये बताइएगा मेरे द्वारा जो छोटी छोटी सी ड्राइंग बनाई जाती है आपको कैसी लगती है। और हाँ, आज वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ क्वेश्चन डालूंगा, आपको अगर उनका उत्तर पता है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको समझ में आया है। उसी से संबंधित जो है क्वेश्चन में आपको करूँगा, आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसका सॉल्यूशन कीजिएगा, बाद में कमेंट कर कीजिएगा वीडियो में। ठीक है, चलो अब इसको समझ लेते हैं, यह क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। ठीक है, देख, जैसा कि आप दिख रहा है कि एक बच्चा है। ठीक है, क्या देख रहा है, एक वस्तु पतंग को देख रहा है। ठीक है, देखो, तो कोई भी प्रेक्षक, देखने वाला, देखने वाले को क्या बोलते हैं, प्रेक्षक। प्रेक्षक किसी वस्तु को देखता है, किसी वस्तु को क्या करता है, देखता है, तो इस प्रकार की जो रेखा होती है उसको कहते हैं दृष्टि रेखा। कौन सी रेखा कही जाती है, दृष्टि रेखा। कोई भी प्रेक्षक किसी वस्तु को देखता है तो क्या कहलाती जाती है, दृष्टि रेखा। ठीक है, और उसकी आंखों के सामने सामने वाली रेखा क्या कहलाती है, क्षैतिज रेखा। तो किसी भी प्रेक्षक को क्षैतिज रेखा से ऊपर देखना पड़ता है, क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर देखना पड़ता है, यानी उसे अपना सिर उठाना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो कोण यहाँ बन रहा है उसको कहा जाता है उन्नयन कोण। कौन सा कोण कहते हैं, उन्नयन कोण। प्रेक्षक द्वारा क्षैतिज रेखा के ऊपर देखने पर बनने वाला कौन सा कोण होता है, उन्नयन कोण होता है। ठीक है, समझ में आपको उन्नयन कोण। उसी प्रकार से देखिए, एक बच्चा जो है एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ है और यहाँ पर फुटबॉल एक वस्तु को देख रहा है। ठीक है, अच्छा, जिस वस्तु को वह देख रहा है तो देखने वाली रेखा क्या कहलाती है, दृष्टि रेखा। अभी आपको बताया। ठीक है, प्रेक्षक द्वारा वस्तु को देखने वाली रेखा क्या कहलाती है, दृष्टि रेखा, और उसकी आंखों के सीधे सीधे क्षैतिज रेखा है। अब देखिए, वह झुकेगा और इसको देखेगा वस्तु को, तो क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर नमने और झुककर देखने पर जो कोण बनता है उसे अवनमन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, तो प्रेक्षक द्वारा क्षैतिज रेखा से ऊपर देखने पर उन्नयन कोण। ठीक है, प्रेक्षक द्वारा क्षैतिज रेखा से नीचे देखने पर कौन सा कोण बनता है, अवनमन कोण होता है। और प्रेक्षक की आंखों से वस्तु पर दृष्टि रेखा होती है, प्रेक्षक की आंखों से वस्तु पर कौन सी रेखा होती है, दृष्टि रेखा होती है।